अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 25। और आज हमने कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। एक हम आज प्रीडेशन पढ़ेंगे, पैरासाइटिज्म पढ़ेंगे, सिम्बियोसिस पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म, कोमेंसलिज्म और ग्रेजिंग। ये सारे बहुत ही आसान टॉपिक्स है, इवन ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। तो ये सारे एक्चुअली हैं इंटरेक्शंस। ये सब के सब जो मैंने लिखे हैं ये इंटरेक्शंस हैं इकोसिस्टम के अंदर जानदारों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। तो शुरू करते हैं। पहला इंटरेक्शन है जी प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रीडेशन क्या होता है? अगर आपको उर्दू में मैं बताऊं तो प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। एंड प्रीडेशन में होता क्या है? सपोज आपके पास ये है लाइन और ज़ेब्रा। अब लाइन ने ज़ेब्रे को पकड़ा, उसको मारा और खा लिया। ये चीज़ क्या होगी? दिस इज प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में ये होता है कि एन एनिमल दैट फीड अपॉन अदर एनिमल बाय कैचिंग एंड किलिंग। एक एनिमल जो दूसरे को खाता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर यानी शिकारी, शिकार करने वाला। याद रखें, लाइन अगर ज़ेब्रे को खा रहा है तो लाइन प्रीडेटर है। दूसरा, एनिमल दैट कॉट यानी कि जो पकड़ा जाए, एंड ईटन जिसको खा लिया जाए, यानी कि जो खुराक बन जाए वो प्रे कहलाएगा। ज़ेब्रा प्रे है। अब ये जो सारा इंटरेक्शन है ये प्रीडेशन है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल वेयर वन एनिमल प्रेइंग अपॉन अदर इज कॉल्ड प्रीडेशन। यानी प्रीडेशन एक्चुअली इंटरेक्शन है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। इसकी कुछ एग्जांपल देखें, बहुत आसान। कैट और माउस, फॉक्स और रैबिट। फ्रॉग जो है ये मॉस्कीटो को खा जाता है। तो ये जो तीन जानदार ये प्रीडेटर हैं और ये तीनों प्रे हैं। फिर लाइन और ज़ेब्रा। फिर हॉक बर्ड्स को खा जाता है, हॉक ईगल को कहते हैं। और स्नेक जो है ये फ्रॉग को खा जाता है। तो इसमें भी ये तीनों प्रीडेटर हैं, खाने वाले, और ये खाए जाने वाले, ये प्रे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे रेगुलेटेड बाय ईच अदर। एक्चुअली जो प्रीडेटर का साइज है ना, इसको कंट्रोल करता है प्रे का साइज। ये दोनों एक दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी माहौल के अंदर प्रीडेटर बढ़ जाएं, अगर किसी माहौल में प्रीडेटर इंक्रीज हो गए, अब क्या होगा? प्रे ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीडेटर होंगे उतना ही वो प्रे का शिकार करेंगे, तो प्रे कम हो जाएंगे। अब प्रे कम होंगे, इस वजह से प्रीडेटर पे फ़र्क पड़ेगा। जब प्रे काफ़ी कम हो जाएंगे, प्रीडेटर को खाने की खुराक नहीं मिलेगी, तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। अब ये ग्राफ है, इस ऊपर वाले को आप समझ लें ये प्रीडेटर हैं। जब प्रीडेटर ज़्यादा हैं तो प्रे कम होना शुरू हो जाएंगे। प्रीडेटर को खुराक नहीं मिलेगी तो प्रीडेटर का आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे। प्रीडेटर कम होंगे तो प्रे को दोबारा से बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो यूँ ये माहौल के अंदर रेगुलेट रहते हैं, यानी प्रीडेटर प्रे को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रे प्रीडेटर को। इस तरह से माहौल के अंदर दोनों चीज़ें एक दूसरे को मेंटेन कर रही है। कोई जानदार ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। जानदारों में दूसरा रिलेशन विच इज़ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म आप पहले से जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। और होस्ट क्या करता है? होस्ट प्रोवाइड फूड एंड प्रोटेक्शन एंड लिविंग कंडीशन टू पैरासाइट। होस्ट और पैरासाइट में रिलेशन पैरासाइटिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैन और लाइस। इंसान के अगर सर में जुएं हों, अब ये जो लाइस है ये क्या है? ये है पैरासाइट। और मैन उसके लिए क्या होगा? ये होगा होस्ट। इंसान होस्ट है। और होस्ट क्या प्रोवाइड करता है? जाहिर बात है होस्ट मेज़बान को कहते हैं। और खाना हमेशा मेज़बान नहीं देना होता है, मेहमान नहीं खाना देता। ये मेहमान है, ये मेज़बान है, ये होस्ट है, इसने खाना प्रोवाइड करना है लाइस को। और भी पैरासाइट्स की काफ़ी सारी मिसालें हैं। जैसे अगर पेट के अंदर अमीबा रह रहे हों तो
वो पैरासाइट होंगे वो खुराक भी लेंगे, वो प्रोटेक्शन भी लेंगे। और पैरासाइट जो है कभी कभार ये पैरासाइट क्या करते हैं, ये डिजीज़ भी पैदा करते हैं। सारे पैरासाइट डिजीज़ पैदा नहीं करते, लेकिन कुछ पैरासाइट बीमारियां पैदा करते हैं। एक डेफिनेशन ये आपने शॉर्ट के तौर पे याद करनी है कि डिजीज़ काज्ड बाय पैरासाइट आर नोन एज इन्फेस्टेशंस। ऐसी बीमारी जो पैरासाइट पैदा करेंगे उस बीमारी को इन्फेस्टेशन कहते हैं। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन, पैरासाइट की दो किस्में होती हैं, एक्टोपैरासाइट, एक्टो मीन आउटसाइड, दे लिव आउटसाइड बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं। इसकी मिसाल देखें, ये जो मैंने ऊपर मिसाल दी आपको, लाइस, लाइस भी एक एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। मॉस्कीटो, मॉस्कीटो भी एक पैरासाइट है, एक्टो, ये बाहर रहता है, अंदर दाखिल नहीं होता बॉडी के, इंसान के या किसी दूसरे एनिमल के, बाहर से खुराक लेता है। और जो बुक के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है डैंड्रफ फंगस, सर के अंदर जो डैंड्रफ होती है, जो खुश्की होती है, ये एक फंगस पैदा करती है, तो ये भी एक एक्टोपैरासाइट हुई। फिर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, इसकी मिसाल है टेप वर्म। टेप वर्म इस तरह से एक लंबा सारा जानदार है जिसकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये उन बच्चों के पेट में रहते हैं जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट के अंदर ये टेप वर्म होते हैं और ये उनकी खुराक को चूसते रहते हैं। तो फूड भी ले रहे हैं, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, लिविंग कंडीशन भी ले रहे हैं और मज़े से नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस एक्चुअली दो जानदारों में एसोसिएशन का नाम है। एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दो जानदार इकट्ठे रहते हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम। डेफिनेशन सिर्फ इतनी है। यहाँ पे एक गलती है बुक के अंदर, बुक में लिखा हुआ है कि टू जानदार लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। ये बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। सिम्बियोसिस में सिर्फ दो जानदार इकट्ठे रहते हैं, फायदा भी दे सकते हैं, हो सकता है फायदा ना दे रहे हो एक दूसरे को, लेकिन सिर्फ दो जानदारों का साथ रहना सिम्बियोसिस कहलाता है। सिम्बियोसिस दो तरह की होती है, कोमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोसिस की दो किस्में हैं, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। कोमेंसलिज्म में भी दो जानदार इकट्ठे रहते हैं, दो जानदार हैं, ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन एक जानदार फायदा ले रहा है इस ताल्लुक से, दूसरा फायदा नहीं ले रहा, ये ताल्लुक कोमेंसलिज्म होगा। जबकि म्यूचुअलिज्म में दो जानदार इकट्ठे रहेंगे और दोनों के दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे भी और एक दूसरे से फायदा लेंगे भी, ये ताल्लुक म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म ही, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड। दो जानदार इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये ताल्लुक म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। इसकी पहली एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल एक्चुअली क्या है? रिलेशनशिप है दो जानदारों का, जिसमें एक जानदार होता है लेग्यूम प्लांट और दूसरा होता है बैक्टीरिया। किस में ताल्लुक है? बैक्टीरिया में और प्लांट की रूट में। कौन से प्लांट? लेग्यूम प्लांट। तो ये देखें, ये है लेग्यूम होस्ट। लेग्यूम एक्चुअली उन पौधों को कहते हैं जिनके अंदर फली बनती है। अब फली किन में बनती है? आपको पता है पी प्लांट में फली बनती है, लोबिया यानी बीन इसमें बनती है। तो ये जो पौधे हैं ना, इनकी रूट के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, रूट के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल, यानी कि न्यूड्यूल कहते हैं, आप कह सकते हैं कि छोटी सी गांठ सी अंदर की तरफ जो है एक गड़ा सा बना के वहाँ कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं। तो ताल्लुक हो गया बैक्टीरिया में और लेग्यूम होस्ट में। अब क्या कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया एक खास बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। याद रखना है ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पर कि राइजोबियम रहता है लेग्यूम की जड़ों में। ये प्रोवाइड करता है इन पौधों को अमाइनो एसिड, यानी कि इधर उधर से जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ख़ास तौर पे फ़िज़ा से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हवा से नाइट्रोजन को लेता है, उस नाइट्रोजन को N2 को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, फिर वो नाइट्रोजन जो है वो इस लेग्यूम प्लांट को दे देता है। तो प्लांट का फ़ायदा हो जाता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल गई और बदले में प्लांट इसको क्या देगा? फूड देगा।
बैक्टीरिया फूड लेगा इस पौधे से और प्रोटेक्शन भी ले रहा है और इवन लिविंग कंडीशन यानी रहने की जगह भी ले रहा है। तो ये पहली एग्जांपल हो गई म्यूचुअलिज्म की। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास माइकोराइजा। पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये माइकोराइजा ये भी रूट ऑफ प्लांट एंड फंजाई के दरमियान ताल्लुक है। हमने फंजाई वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, फंजाई में और पौधे की रूट में ताल्लुक होता है माइकोराइजा। अब कौन से पौधे? ये वाले पौधे, पाइन यानी पाइनस का पौधा, बीच और हेथर, ये 3 पौधे ऐसे हैं इनकी रूट के अंदर फंजाई रहती है। और ये देखिए होस्ट प्लांट है और एक तरफ फंगस है। अब फंगस क्या करती है? ये पौधे की मतलब इस पौधे की रूट है। यहाँ पे फंगस ने अपने माइसीलियम दाखिल किए होते हैं और बाकी जो फंगस की बॉडी है यानी उसके हाइफी है ये बहुत दूर तक फैले होते हैं फंजाई के हाइफी। अब ये हाइफी जो है ये दूर दूर से मिनरल आइंस प्रोवाइड करते हैं इस पौधे को, यानी ये फंजाई मिनरल आइन से मुराद है सोडियम का आइन Na+ और पोटाशियम का आइन, ये दूर दूर से देती है मिनरल आइन इस पौधे को। आमतौर पे माइकोराइजा उन पौधों के अंदर होता है जो पौधे एसिडिक सॉइल में उगते हैं, जिस ज़मीन के अंदर मादनियात की कमी हो। तो अब पौधे से लेते क्या हैं? प्लांट जो है ये इनको कार्बोहाइड्रेट देता है यानी फूड प्रोवाइड करता है पौधा इनको, और फूड के अलावा एक एंजाइम भी देता है। वो एंजाइम डाइजेशन के लिए होता है ताकि ये फंजाई फूड को डाइजेस्ट भी कर सके। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, एक जो है वो मिनरल आइन दे रहा है, दूसरा फूड दे रहा है और एंजाइम दे रहा है। तो ये ताल्लुक फंजाई और प्लांट के दरमियान हो गया माइकोराइजा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लाइकन्स। और लाइकन जो है ये एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। लाइकन में एक चीज़ होती है एल्गी और दूसरी चीज़ होती है फंजाई। ये 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं। अब देखिए लाइकन फंगस, लाइकन एल्गी। होता यूँ है कि फंगस बाहर वाली साइड पे होती है, ये फंगस की जो बॉडी है या माइसीलियम है ये बाहर होता है, एल्गी इस फंगस के अंदर रहती है, ये एल्गी है। अब फंगस जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइट को भी बर्दाश्त कर सकती है, जो इस पे पड़ेगी हीट को भी बर्दाश्त कर सकती है, पानी की कमी को भी। एल्गी अंदर है, अंदर से एल्गी क्या करेगी? एल्गी जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। एल्गी यानी कि आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करेगी और फोटोसिंथेसिस से खुराक बनाएगी, तो फंगस को खुराक भी देगी और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन खारिज होती है। अब फंगस क्या करेगी? फंगस उसको शेल्टर देगी। शेल्टर का मतलब है रिहाइश। रिहाइश कैसे? एल्गी अंदर रह रही है। फिर मिनरल आइन भी देगी, यानी बाहर से जो मिनरल आइन वगैरह एब्जॉर्ब करने हैं ना, वो एल्गी ने, वो फंजाई ने करने हैं। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। ये ताल्लुक लाइकन कहलाता है। और लाइकन आमतौर पे कहाँ उगता है? बेयर रॉक पे उग सकता है, यानी बिल्कुल एक जो पथरीली चट्टान है जहाँ पे मिट्टी भी नहीं है वहाँ पर भी लाइकन ग्रो कर सकता है, ड्यू टू हार्ड नेचर फंजाई, क्योंकि फंजाई बर्दाश्त कर सकती है एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। फोर्थ एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की, इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके ये जो फूलदार हिस्से या फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर में ये चीज़ बनती है जो मेल पार्ट होता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब फूल के ऊपर आके बैठती है मक्खियाँ वगैरह, इंसेक्ट वगैरह। अब इंसेक्ट क्या करते हैं? जब एक इंसेक्ट इस फ्लावर के ऊपर आके बैठता है तो उस इंसेक्ट की लेग के साथ जुड़ जाते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, मक्खी यहाँ पे आके बैठी एक फूल पे, उसकी लेग के साथ पोलन ग्रेन जुड़ गए, फिर वो दूसरे फ्लावर तक आई, ये एक सेकंड फ्लावर है, यहाँ तक जब मक्खी आई तो इस फ्लावर के अंदर जो फीमेल हिस्सा है उसके अंदर एग मौजूद होगा। तो जब मक्खी दोबारा आके यहाँ पर बैठेगी तो उसकी लेग के साथ जुड़े हुए पोलन ग्रेन यहाँ गिर जाएगी। इस अमल को हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन एक्चुअली क्या है? पोलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो इस तरीके से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट को ये फ़ायदा मिल गया। और इंसेक्ट ने हासिल कर लिया नेक्टर। नेक्टर जो है ये एक चिपकने वाला मादा होता है,
ये खाते भी है इंसेक्ट, और शहद की मक्खियाँ इससे शहद भी बनाती है, दोनों का फ़ायदा हो गया। ये चारों एग्जाम्पल आपने याद करनी है। नेक्स्ट है जी कोमेंसलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन गेट बेनिफिट अदर नॉट अफेक्टेड। दो जानदार, दोनों में ताल्लुक है, लेकिन एक फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा नॉट अफेक्टेड, यानी ना उसको फ़ायदा मिल रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं, वो अफेक्ट नहीं हो रहा। इसकी एग्जांपल है शार्क, और शार्क के ऊपर बैठी हुई एक मछली जिसको कहते हैं रिमोरस। शार्क आपको पता है कि एक बड़ी मछली होती है और ये मछली गोश्त खाती है एक्चुअली, तो शार्क की सरफेस के ऊपर ये छोटी मछली बैठ जाती है। अब शार्क समुद्र के अंदर सफ़र करती है और दूर दूर तक जाती है। शार्क एक कार्निवोर फिश है। जब शार्क किसी का शिकार करती है, यानी किसी जानदार का प्रे उसको शिकार बनाती है, तो उसके छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटी मछली रिमोरस है, ये इन स्क्रैप को यानी इन गोश्त के छोटे छोटे टुकड़ों को खा लेगी। शार्क को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने अपना खाना खा लिया, सिर्फ जो बचे खुचे टुकड़े थे उनको इस रिमोरस से मुराद होता है छोटी मछली, ये स्मॉल फिशेज होती है जो शार्क से अटैच हो जाती हैं। अब शार्क को कोई नुकसान नहीं हुआ, इनको फ़ायदा हो गया, तो ये ताल्लुक कोमेंसलिज्म है। नेक्स्ट फीडिंग रिलेशन है हमारे पास ग्रेजिंग। ग्रेजिंग आपको पता है इसका मतलब होता है चरना या घास खाना एक्चुअली। तो दोज एनिमल विच फीड अपॉन ग्रास, जो ग्रास खाते हैं, आर कॉल्ड ग्रेजर, वो एनिमल ग्रेजर है, एंड दिस मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग। और कौन कौन से जानदार घास खाते हैं? रैबिट, गॉट, शीप, काउ, बैफलो, हॉर्स। तो ये सारे एनिमल क्या हुए फिर? ये सारे के सारे एक्चुअली ग्रेजर कहलाएंगे, और इनका घास खाना ग्रेजिंग है, ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रेजिंग है। अब ग्रेजिंग की सिग्निफिकेंस देखें। इफ टू मैनी एनिमल्स इन पास्चर लैंड, पास्चर लैंड कहते हैं चरागाह को। अगर किसी चरागाह यानी कि कह लें किसी ग्रास लैंड, आप कह लें किसी ग्रास लैंड में एनिमल बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से फिर होगी ओवर ग्रेजिंग, यानी घास ज़्यादा खाएंगे एनिमल। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ओवर ग्रेजिंग के नुकसानात लिखिए, या ज़्यादा एनिमल होने के नुकसानात लिखिए किसी पास्चर लैंड में, किसी ग्रास लैंड में। पहला नुकसान ये होगा कि एनिमल ज़्यादा होंगे, दे ईट ग्रास डाउन टू अर्थ, वो नीचे तक ग्रास को खा जाएंगे। जो घास नीचे तक होगी यानी कि ग्रास को जड़ों समेत खींच लेंगे बाहर। अब ग्रास जो है वो जल्दी उगेगी नहीं। एक बात याद रखें कि जो ग्रास होती है ना, ये यूं होती है। अब अगर कोई जानदार इनको ऊपर से इतना खा ले तो ये बड़ी जल्दी दोबारा उग जाएगी। ग्रास में ये एक्सीलेंट एबिलिटी होती है रीग्रो करने की, लेकिन अगर इनको बिल्कुल उखाड़ लिया जाए फिर ये जल्दी ग्रो नहीं करती, तो ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान, ये जो ज़्यादा एनिमल होंगे देयर हूव्स, हूव्स कहते हैं उनके जो पैर होते हैं, एक्चुअली इसको हम कहते हैं खुर। जो एनिमल के हूव होते हैं, जो उनके खुर होते हैं मवेशियों के नीचे से, वो ट्रैम्पल सॉइल, वो मिट्टी को फाड़ देते हैं इनटू हार्ड लेयर, और मिट्टी के ऊपर जब वो मुसलसल उनके हूव पड़ते हैं तो मिट्टी जम जाती है और अपर लेयर फट जाती है। इस वजह से क्या होता है? पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल डिक्रीज, पानी होल्ड करने की कैपेसिटी मिट्टी की कम हो जाती है, पानी अंदर तक नहीं जाता, मिट्टी हार्ड लेयर हो गई मिट्टी। एंड बाद में जब बारिश वगैरह हुई, अपर लेयर वॉशेज ऑफ, ऊपर वाली लेयर बह जाती है क्योंकि उसको तोड़ दिया था इन मवेशियों ने। और फिर एक नुकसान ये हुआ कि बैरन लैंड, वो जो ज़मीन जहाँ पे ग्रास था वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बैरन यानी बंजर हो जाती है ओवर ग्रेजिंग की वजह से, अगर लंबे अरसे तक ओवर ग्रेजिंग करवाई जाए। एक डेफिनेशन है यहाँ से भी कि डिजर्टिफिकेशन क्या है? चेंज ऑफ ग्रासलैंड इनटू डेजर्ट। अगर कोई ग्रासलैंड जो है वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से डेजर्ट में तब्दील हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो इसलिए मॉडरेट ग्रेजिंग ज़रूरी है, दरमियानी ग्रेजिंग ज़रूरी है। अगर बिल्कुल किसी जगह पे ग्रेजिंग हो ही ना किसी पास्चर लैंड में, तो वहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस बढ़ने की वजह से वहाँ पे कंपटीटर आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। तो मॉडरेट ग्रेजिंग ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन ग्रासलैंड।
ग्रास ग्रोज वेल, और ग्रास उगती भी अच्छी है अगर ग्रास को ऊपर से काट लिया जाए। और फिर मॉडरेट ग्रेजिंग से डिस्ट्रॉय कंपटीटर, जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी मर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नस्ल बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।